हेलो, नमस्ते भाई। कर दिया स्टार्ट। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आज 13वें दिन क्विक रिवीजन बैच में। तो कंटिन्यू करते हैं लास्ट वाला टॉपिक जहाँ तक हमने कवर अप कर लिया था रोटेशन में। आई थिंक टॉर्क वगैरह सब कुछ हमने कंप्लीट किया था। फर्दर ऑन मूव करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन की अगर हम बात करें बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन में नेट फोर्स इज इक्वल टू हम क्या लगाते हैं न्यूटन्स लॉ में, ma के बराबर रखते हुए एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन की। अब हम बात करें बेटा रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशन में फोर्स इज चेंज्ड बाय टॉर्क, तो नेट टॉर्क आ गया। ठीक है सर, नेट टॉर्क। मास को किससे रिप्लेस करते हैं सर? मास को हम रिप्लेस कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और एक्सेलरेशन को किससे? अल्फा से। ठीक है सर, तो नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। इस तरह से हम कंप्यूट करते हैं एक्सेलरेशन किसके अंदर? रोटेशनल मोशन में। क्लियर हुई बात या नहीं? बहुत आसान तरीका है। नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे होते हैं वहां पर अप्लाई करते हैं हम न्यूटन्स लॉ, और रोटेशन में हमें क्या करना है? नेट टॉर्क कैलकुलेट करो और पुट इट इक्वल्स टू आई अल्फा टू कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फाइंड आउट नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास जो भी मासेस हैं आपके पास में, प्लस रोटेशनल मास। ठीक है ना, इस तरह से आपके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी जो कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। चलो एक बार इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक टेबल है मेरे पास, और इस टेबल पर एक मास ma, यहां पर एक पुली है, इस पुली के ऊपर आपने ये स्ट्रिंग को लेकर आए, और मास mb या m2, इसको m1 कह दो, इसको m2, दिस इज योर m1 m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये जो पुली है दिस इज नॉट आइडियल, ये आइडियल पुली अब नहीं है। अगर ये आइडियल पुली होती तो एक्सेलरेशन कितनी आती? चलो मान लो इफ आइडियल पुली इज देयर, अगर ये पुली कैसी होती बेटा? आइडियल पुली होती, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितनी आती? ये a एक्सेलरेशन से नीचे आता और ये a एक्सेलरेशन से आगे मूव ऑन करता। ठीक है सर, तो नेट पुलिंग फोर्स कितनी होती सर? m2g, और कितने मास को ये लेकर चल रही है सर? m1 प्लस m2 को। तो इस तरह से आप डायरेक्टली ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते थे ट्रिक के जरिए। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या कहा कि पुली इज नॉट आइडियल। पुली कैसी हो गई है अब? पुली इज नॉट आइडियल। तो इस वाले केस में जो बेटा आपके पास में पुली है, अगर ये डिस्क है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, अगर ये रिंग है तो उसका अलग आएगा, अगर ये स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। क्लियर है बात एकदम? ठीक है सर, तो इस वाले केस में बेटा एक्सेलरेशन अब a नहीं रह जाएगी, कुछ अलग आएगी, क्योंकि इसको घुमाने में भी तो कुछ ना कुछ फोर्स का यूजेस होगा, है ना? फोर्स का यूजेस, इसको घुमाने में भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा। तो वो इंपैक्ट क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से, फॉर नॉन आइडियल पुली के लिए, राइट? क्या कहानी होगी अब? तो एक्सेलरेशन आपके पास में आएगा बेटा, नेट पुलिंग फोर्स अभी भी कितनी है सर? m2g। नेट पुलिंग फोर्स अभी भी कितनी है? m2g है सर। ठीक, डिवाइडेड बाय कितने मास को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है ये सर? m1 को और प्लस m2 को, और साथ में इसको रोटेट कर रही है। तो इसका जो रोटेशनल मास है वो मैंने कल कैलकुलेट करना सिखाया था बेटा, I अपॉन इसकी रेडियस r का स्क्वायर, इसकी रेडियस r का स्क्वायर। तो ये दोनों मासेस हैं बेटा आपके ट्रांसलेशनल मास, और ये कैसा है बेटा? रोटेशनल मास। दिस इज योर रोटेशनल मास। तो इस तरह से आप डायरेक्टली
बिना इक्वेशंस सोल्व करे डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो आई है ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की आपको पुली यहाँ पर गिवन है। ये जो आई है अगर वो स्फेरिकल है तो अलग आएगा आई की वैल्यू, अगर वो होलो स्फेयर है तो अलग आएगा, सिलेंड्रिकल है तो अलग आएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से ये पुली आपकी गिवन होगी डिफरेंट डिफरेंट शेप की। अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेंगे बेटा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक बॉल को मैं ड्रॉप करता हूं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑफ मास m फ्रॉम हाइट h। तो h हाइट जब ये नीचे आती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास में √2gh। ठीक है ना, या नहीं? इतनी होगी कि नहीं? या तो GT के बराबर होगी। अगर हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं तो H इज इक्वल टू UT 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो 2H अपॉन G का रूट, ये टाइम आ गया। ये क्या आ गया आपके पास में बेटा? टाइम आ गया कि इतने टाइम तक ये यहां तक स्ट्राइक करेगी। और अगर थर्ड इक्वेशन आप लगा देते हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां से आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करके देखो, ये आ जाएगा बेटा √2gh। ये तीन चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं आसान तरीके से। तो वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिट आपके पास में आएगी √2gh, टाइम √2h/g, और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर कैलकुलेट करें तो gt। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी आएगी? gt। ये केस तब है जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना है बेटा? g के बराबर। जब एक्सेलरेशन कितना है? g के बराबर। अगर हम यहां पर कोई अलग मीडियम पुट ऑन कर दें, कोई और मीडियम यहां पर हम डाल दें, तो अब एक्सेलरेशन आपका g नहीं रह जाएगा, तब केसेस सारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, तब सारे केसेस अलग हो जाएंगे। देखो कैसे, मान लो ये आपके पास में कोई पुली है, दिस इज योर पुली। अगर ये फ्रिक्शनलेस होती और ये इसके ऊपर हमने स्ट्रिंग को बाउंड अप किया हुआ है, स्ट्रिंग इज बाउंडेड अपॉन द पुली, और यहां से एक m मास को अपने क्या कर दिया है? हैंग कर दिया। ठीक, अगर ये फ्रिक्शनलेस मासलेस होती तो मैं यहां पर सिंपली फ्री फॉल वाला केस अप्लाई कर देता, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हो जाती कितनी? बराबर g। अब यहां पर ये नॉन आइडियल पुली है। कैसी पुली है बेटा? नॉन आइडियल पुली। तो अब एक्सेलरेशन विल नॉट इक्वल्स टू g। तो सर कितनी होगी? तो बेटा वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो कैसे बेटा, ऐसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन को अब आप कि सर अगर ये नेट पुलिंग फोर्स की बात करें हम तो बेटा वो हो गई mg। ठीक है सर, mg आ गई। कितने मास को लेकर चल रही है ये? सर एक तो m मास है, प्लस साथ में इसको घुमा भी रही है, जिसका मास क्या है? m है। ठीक है, जिसका मास कितना है? m, और रेडियस कितनी है? सर r है। तो इसका ट्रांसलेशनल मास और प्लस इसका घुमाने में भी तो इस फोर्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका आपको लेना पड़ेगा रोटेशनल मास, दैट इज I अपॉन r स्क्वायर। मैंने कल बताया था कि I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो m की वैल्यू यहां से निकाल लो तो I अपॉन r स्क्वायर। बेटा यही होता है आपका रोटेशनल मास, यही होता था हमारे पास में, कल कैलकुलेट किया था इसके बारे में हमने। दिस वाज योर रोटेशनल मास। तो इसको ऐड कर देते हैं हम ट्रांसलेशनल मास में, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन की वैल्यू a डैश की मिल जाएगी। तो इस पे छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि अगर हम h हाइट नीचे इसको ड्रॉप करा दें, h हाइट तक इसको मूव करा दें इस ब्लॉक को, तो कितनी वेलोसिटी ये एक्वायर करेगा? तो बच्चा गलती कर देता है कि सर ये तो 2gh आ जाएगा, √2gh आंसर आ जाएगा, लेकिन ये आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक्सेलरेशन आपकी g नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर सिस्टम कुछ अलग है। अगर ये यहां से रस्सी को हम कट कर देते तो एक्सेलरेशन g होती, लेकिन साथ में ये नीचे जाते जाते इसको घुमा भी रहा है, दैट मीन्स इसको घुमाने की वजह से एक्सेलरेशन अब आपका g नहीं रहेगा। तो क्या होगा सर? तो एक्सेलरेशन आपका कैलकुलेट करेंगे हम बेटा इस तरीके से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में √2 इंटू a डैश, ये वाला a डैश यहां पर आप पुट कर दीजिए, इंटू हाइट कितनी? h। दिस विल बी योर आंसर। अब आपका आंसर क्या होगा? ये होगा बेटा।
क्लियर हुई ये बात? तो इसमें गलती आपको नहीं करनी है, बहुत अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए, ठीक है, इसमें गलती आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्लियर है? चलें आगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AIPMT 2011 का लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय थीटा। इंस्टेंटेनियस पोजीशन आपको गिवन है इज इक्वल टू 2t³ माइनस 6t², 2t³ माइनस 6t²। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0 एट, ये आपको एंगुलर पोजीशन गिवन है बेटा। फिर बोला है आपसे कि टॉर्क विल बिकम 0 एट, और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपको गिवन है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। ऑप्शन सी 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड। एंड ऑप्शन डी 2 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम आपको गिवन है। क्लियर? तो बेटा आपको बताना है कि कितने टाइम पर टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। टॉर्क 0 कब होगा? तो अभी हमने ये देखा कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है सर, होता है I इंटू एल्फा। तो टॉर्क 0 होगा जब, देखो I तो 0 हो नहीं सकता, I तो 0 नहीं होगा, तो एल्फा जब 0 होगा, इट इंप्लाइज दैट टॉर्क इज इक्वल टू 0, टॉर्क इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट एल्फा इज इक्वल टू 0। तो सर एल्फा हम कैलकुलेट कर लें और अगर इक्वल टू 0 पुट कर दें तो वहां से हमें टाइम ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर थीटा है हमारे पास में, तो ओमेगा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। और सर एल्फा कितना हो जाएगा सर, इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो या फिर डी ओमेगा बाई डी टी कर दो, बात बराबर है। तो ये आंसर आया आपका कितना बेटा, 2 3 जा 6t² माइनस 12t। दोबारा से डिफरेंशियल करो तो ये आएगा आपके पास में 12t माइनस 12। क्लियर है एकदम? तो एल्फा की वैल्यू मेरे पास में आ गई 12t माइनस 12। पुट कर दीजिए इसको इक्वल टू 0, तो टाइम आपके पास में आ गया बेटा कितना, 1 सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपका टॉर्क कितना फील होगा, 0। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0 मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AIPMT 2014। ठीक है, इसको भी मैं एक बार बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg, सॉलिड सिलेंडर है सर आपके पास में, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg। ठीक है सर, एंड रेडियस 0.5 मीटर, रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.5 मीटर। ओके, इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके अबाउट ये फ्री टू रोटेट है। ठीक है ना, यानी कि इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, फ्री टू रोटेट। अ मासलेस स्ट्रिंग इज बाउंड टू द सिलेंडर विद वन एंड अटैच टू इट एंड अदर हैंगिंग फ्रीली। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, एक स्ट्रिंग को बाउंड इस तरह से कर दिया, वन एंड इज हैंगिंग फ्रीली। यहां तक की कहानी ये हो गई। टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 revolutions पर सेकेंड स्क्वायर, 2 revolutions पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर की इंफॉर्मेशन मांगी है, यानी कि एल्फा आपको गिवन है बेटा कितना, एल्फा इज इक्वल टू 2 revolution पर सेकेंड स्क्वायर, बट दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ एल्फा, मतलब ये एल्फा भी नहीं है, ये एल्फा आपका नहीं है। तो क्या है सर ये, तो सर रेवोल्यूशन पर सेकेंड है बेसिकली फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान से समझो,
फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो ये होती है रिवोल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है ना। और ओमेगा क्या होगा फिर आपके पास में, सर ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो मतलब 2 पाई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको अवेलेबल होगी। तो सिमिलरली यहां पर आपको ये अल्फा गिवन नहीं है, अल्फा क्या होगा आपके पास में बेटा, अल्फा आएगा 2 पाई इंटू 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड को हमने किस में चेंज कर दिया है, रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये आ गया आपके पास में 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा की वैल्यू, पहली बात तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास में ये, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं अब आपसे, सुनो ध्यान से, टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है आपको, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब इसको कितनी फोर्स के साथ में खींचें, कितनी टेंशन, देखो आपने टेंशन फोर्स एफ लगाई तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो गई कितनी, टी, इधर यहां से इस तरफ को और ऊपर देखोगे तो ऊपर की तरफ, तो टेंशन बेसिकली दोनों डायरेक्शन में आपको दिखाई देगी, तो टेंशन इज इक्वल टू कितनी होगी, फोर्स के बराबर, ठीक है ना। तो मतलब कितनी फोर्स से आप इसको खींचो सो दैट टेंशन इसमें डेवलप हो जाए कितनी, कि वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की, तो कितनी फोर्स आपको अप्लाई करनी चाहिए। क्लियर है बात एकदम। तो सर नेट फोर्स इज इक्वल टू हम रखते थे कितना, एम ए, और यहां पर रोटेशन में हम नेट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे और रख देंगे किसके बराबर, आई इंटू एल्फा के बराबर। नेट टॉर्क इक्वल टू क्या रख देंगे हम, आई इंटू एल्फा के बराबर। क्लियर है भाई। तो नेट टॉर्क बेटा ध्यान से देखना, नेट टॉर्क ध्यान से, अगर इसका मैं साइड व्यू आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा, देखो ये टॉर्क या फोर्स या टेंशन, टॉर्क निकालना है तो टेंशन या फोर्स ऐसी लग रही होगी, रेडियस कितनी है 0.5, तो सर इस टेंशन या फोर्स की वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो होगा सर T इंटू रेडियस कितनी है 0.5, 0.5, ये नेट टॉर्क आपको मिल गया। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई मतलब ये है सिलेंडर, सिलेंडर कैसा है बेटा, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, तो इसका आई की वैल्यू आप रखो mr²/2, ठीक है सर, इसको आर लिख लो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इज इंटू आई इंटू एल्फा की वैल्यू आपको गिवन है बेटा कितनी, 4 पाई, ठीक है सर। मास की वैल्यू कितनी है 50 kg, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। तो सर टेंशन की वैल्यू आपके पास में डायरेक्टली आ गई, देखो आर से एक आर की वैल्यू कैंसिल आउट कर लो, तो 50 इंटू 0.5 पाई, ये आ जाएगा आपके पास में, 2 से कट कर लो इसको, 2 पाई इंटू 2 पाई, तो आंसर आपके पास में आ गया 50 पाई न्यूटन। 50 पाई न्यूटन विल बी योर आंसर, ठीक है, 50 पाई न्यूटन विल बी योर आंसर, और ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल, 50 पाई न्यूटन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो कभी भी इंफॉर्मेशन वो इस तरह से हिडन फॉर्मेट में आपको देंगे, लेकिन आपको उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे कि मैं एक बार और इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको मान लीजिए 1200 आरपीएम गिवन है, ठीक है ना, 1200 आरपीएम, तो क्या ये उन्होंने ओमेगा दे दिया, नहीं सर ये ओमेगा नहीं है, फिर ये क्या है सर, ये जस्ट एक नॉलेज दे दी है इनको कि आपका जो व्हील है या जो भी आपके पास में पुली है वो कितने रिवोल्यूशंस कर रही है 1 मिनट में, ये इंफॉर्मेशन दे दी है, ये ओमेगा आपके पास में नहीं है। मतलब अगर मुझे रेवोल्यूशंस पर सेकंड मिल जाए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो मींस मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी देखो 1200 रेवोल्यूशन 1 मिनट में, तो सर 1 सेकंड में कितने, डिवाइड बाय 60, ठीक है ना, 1 मिनट 1 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में आ गए इतने रेवोल्यूशन, कट करो इसको जरा, तो ये आ गए 20 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, मतलब पर सेकंड का मतलब हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज आपके पास में क्या आ गई बेटा, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहां से आप ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ से, तो कितना हो गया ये 2 पाई इंटू 20, तो सर ये आ गया 40 पाई रेडियन पर सेकंड में, ये आ गया रेडियन पर सेकंड में। तो इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन को डिकोड करना होता है, इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है बेटा, डिकोड करना होता है।
चलो एक बहुत पुराने टाइम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट in order to produce rotational kinetic energy equal to 1500 जूल, 1500 जूल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन, अल्फा इज इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज रिक्वायर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ, कितने टाइम तक प्रोड्यूस हमें करनी चाहिए, कितने टाइम तक प्रोड्यूस हमें करनी चाहिए। 4 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 10 सेकेंड तक। कितने सेकेंड तक हमें ये काइनेटिक एनर्जी एन एंगुलर 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब फोर्स या टॉर्क कब तक लगाना पड़ेगा हमें, सो दैट इतना आपका एनर्जिया है तो काइनेटिक एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हो जाए। इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए कितनी देर तक आपको टॉर्क लगाना है, और टॉर्क मतलब अल्टीमेटली अल्फा देगा। टॉर्क क्या देगा आपको, अल्फा। तो ये गिवन है, अल्फा की वैल्यू क्या है, गिवन है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपके पास में आता है आई अल्फा। अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की बात करें अगर हम, काइनेटिक एनर्जी बेटा ये होती है हाफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, किसमें, ट्रांसलेशनल में। कैसी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की बात करें अगर हम, तो ध्यान से देखो, हाफ तो हाफ रहेगा, मास को रिप्लेस कर देंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है सर, और लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से, यानी कि एंगुलर स्पीड से, एंगुलर स्पीड से, ठीक है। तो आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आपको निकालना है। ये कितना गिवन है, 1500 इज इक्वल टू हाफ। आई की वैल्यू आपको गिवन है बेटा कितनी, आई की वैल्यू गिवन है 1.2, तो हाफ इंटू 1.2। अब ओमेगा नहीं है हमारे पास में, अब हमारे पास क्या नहीं है, ओमेगा नहीं है। तो ओमेगा क्या होगा, इनिशियली किससे स्टार्ट हुआ, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 से। तो ओमेगा आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बोलो भाई, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट क्या रेस्ट बोला था, तो मतलब 0 था, तो ओमेगा आफ्टर टाइम टी बराबर आ गया अल्फा इंटू टी, ठीक है सर। क्या अल्फा है हमारे पास में, यस सर अल्फा है, तो टाइम हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहां पर रख दो आप, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अल्फा की वैल्यू यहां से अल्फा आ जाएगा कितना, ओमेगा, या ओमेगा की जगह सीधे अल्फा टी रख दो ना, ओमेगा की जगह कितना, अल्फा इंटू टी रख दो। तो यहां पर ओमेगा की जगह अल्फा स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये आपने पुटअप कर दिया। सारी वैल्यूज हैं हमारे पास में, और अल्फा की वैल्यू कितनी, 25। यहां से क्या टाइम की वैल्यू आ जाएगी, क्या यहां से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। कितनी आ जाएगी टाइम की वैल्यू, चेक कर लो जरा एक बार। 1500 इज इक्वल टू 0.6, ये आ जाएगा 0.6 इंटू 25 इंटू 25 का स्क्वायर हो गया इंटू टी स्क्वायर, ठीक है सर। तो इसको कट कर लो भाई, इसको 6 कर लो, अपॉन 10 लिख लो, 5 से कट करो, ठीक, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये करेक्ट है कैलकुलेशन। 25 इंटू 6 150 से 150 कैंसिल आउट करा 0 बची, तो ये बचा 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 25 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आ गई बेटा 4। कर लेना आप आराम से, यही कैलकुलेशन आपकी आएगी। टाइम आ गया 2 सेकेंड, टाइम आ गया आपके पास में कितना, 2 सेकेंड, यानी कि आपका जो ऑप्शन है बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, देख लो इसको आराम से कैलकुलेशन एक बार, मैंने सही करी जहां तक उम्मीद है, ये करेक्ट कैलकुलेशन है, दिस इज द
करेक्ट कैलकुलेशन। चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से आप भी। चलो तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब, एंगुलर मोमेंटम। इसके लिए थोड़ा सा टाइम कम रह गया, बहुत बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, थोड़ा सा टाइम कम है तो कल इसको कंटिन्यू कर लूँगा और अच्छे लेवल से। अभी इसकी बेसिक कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, ध्यान से देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो मेरा ये तरीका है, मैं थोड़ा सा अलग हटके बताता हूँ चीज़ों को। तो लीनियर मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे देखो कि P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। बेसिकली है क्या, ये है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। दिस इज नथिंग बट क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, कंटेन्ड इन अ बॉडी। बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड है वो डिफाइन करता है मोमेंटम। कैसा, लीनियर मोमेंटम। अब रोटेशन में आ जाओ, तो रोटेशन में कोई चीज भारी है तो उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा या कि नहीं, और जो चीज हल्की है उसको रोकना आसान होगा। ऐसे ही जितना ज्यादा उसका एंगुलर स्पीड होगा रोकना उतना मुश्किल। तो मीन्स जो अगर हम बात करें, जो वर्ड आपका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या डिफाइन कर रहा है, बेसिकली क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन को डिफाइन कर रहा है कौन, एंगुलर मोमेंटम। सबसे आसान लैंग्वेज में, ठीक, कहने के लिए मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ द रोटेशनल मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज डिफाइंड बाय एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुई बात। तो देखो इसको डिफाइन करते हैं बेटा एल से। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली मोमेंट लेते हैं हम किसका, लीनियर मोमेंटम का। कैसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आर क्रॉस पी। तो ये क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट है तो मीन्स वेक्टर आएगी। तो एंगुलर मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ही है। इसका यूनिट की बात करते हैं बेटा, इसका यूनिट क्या होगा, देखो इसका यूनिट है मास इंटू वेलोसिटी इंटू एक डिस्टेंस और है। तो मास हो गया किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है आपका एक डिस्टेंस और है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका यूनिट आएगा, ठीक। अच्छा अब देखो आर क्रॉस पी को मैं लिख सकता हूं आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आया, आर इंटू एम वी साइन थीटा, या और अच्छे से लिखना चाहें तो एम वी आर साइन थीटा, ठीक है भाई। एम वी आर साइन थीटा से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि इफ आर वेक्टर इज गिवन टू यू एंड पी वेक्टर इज गिवन टू यू, तो देन एंगुलर मोमेंटम आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आर क्रॉस पी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बॉडी रोटेशन में है तो उसका तो एंगुलर मोमेंटम आएगा ही, कितना, तो ध्यान से देखो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, मास को मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दो, और लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर स्पीड से रिप्लेस कर दो। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपके पास में, I इंटू ओमेगा फॉर प्योर रोटेशन, फॉर प्योर रोटेशन। लेकिन अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में है, मान लीजिए मैं स्ट्रिंग में एक किसी छोटे से मास को बांध करके घुमा दूं, तो उसके पास में भी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। किसी मूविंग बॉडी को मैं देखूं और मैं किसी स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में वो मोशन में होगी, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वो कर रही है बेसिकली। देखो कैसे, इस चीज को समझो जरा। मान लो एक चीज तो रोटेशन कर रही है प्योर, ये तो इसका तो एंगुलर मोमेंटम आएगा ही 100%, लेकिन इस पॉइंट ओ पर मैं खड़ा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी देर पहले पार्टिकल यहां पर दिखा, ठीक, ये देखा मैंने, थोड़ी देर बाद पार्टिकल मुझे यहां पर दिखाई दिया, तो मैंने फिर यहां पर देखा। तो क्या यहां से यहां तक ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं,
सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो टाइम भी लगा, तो ओमेगा आपके पास में आएगा थीटा अपॉन टी से। ओमेगा आपके पास में आया तो मीन्स एंगुलर मोमेंटम भी आपके पास में आएगा। तो दो तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे, वन बाय वन उसको देखते चलिए। एक तो आपका रोटेशन में और एक आपका ट्रांसलेशनल मोशन में, दोनों तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग with velocity v and having mass m parallel to the x-axis। मास m है बेटा और वेलोसिटी कितनी है v, ये पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। ठीक है। पॉइंट है आपका बेटा 0,4 ये वाला, और ये आपका ओरिजिन। तो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी ओरिजिन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दी अबाउट दी ओरिजिन। तो सर पार्टिकल चाहे यहां पर हो, चाहे पार्टिकल आपका यहां पर हो, चाहे पार्टिकल आपका यहां हो। ठीक, तो ये तो हो गया आपके वेलोसिटी का मोशन, ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये हो गया आपका ओरिजिन जिसके अबाउट आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम। तो सर ध्यान रखना, जब भी आपको वेलोसिटी गिवन होगी तो वहां से आप निकाल लेंगे तुरंत लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल्स टू mv। क्लियर। लीनियर मोमेंटम आपने कैलकुलेट कर लिया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द वेलोसिटी, अलोंग द मोशन। क्लियर बात है एकदम। अब उस लीनियर मोमेंटम का मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट ले लीजिए जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लेनी है। मोमेंट कैसे लेते हैं बेटा, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा मैंने करके बताया था। यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए आपको एंगुलर मोमेंटम, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीनियर मोमेंटम का, चाहे पार्टिकल आपका यहां हो चाहे यहां पर हो, लेकिन वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा ये फिक्स्ड रहेगा। कितना है ये 0,4, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपके पास में 4। क्लियर। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम आपके पास में आ जाएगी mv इंटू आर परपेंडिकुलर से। ठीक है ना, तो m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है 4, ये आपका आ गया आंसर। 4 mv आपका क्या आ गया आंसर। ये कांस्टेंट रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, L विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया पॉइंट इसमें आपको मिला, L विल रिमेन कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन पाथ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 पर। बेटा इस वाले पाथ पर वो पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन विल बी इफ वेलोसिटी इज 3√2। वेलोसिटी कितनी है बेटा 3√2। ये क्वेश्चन आपका 91 में है ना, पूछा जा चुका है ये 91 में। तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, इस पाथ पर पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है सर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। देखो पहले बेटा आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि जैसे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, इस फॉर्मेट में आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसको ड्रॉ करना कितना आसान होता है। देखो एक बार x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू निकाल लो, और y को 0 पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली ये स्लोप देख लो
और ये c चेक कर लो कितना है, ये होता है y इंटरसेप्ट होता है बेटा, ये होता है y इंटरसेप्ट कि y में कहां से कट करके निकलेगी, और ये होता है बेटा स्लोप, स्लोप कितना है, स्लोप कितना है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर बेटा स्लोप की वैल्यू है 1, स्लोप 1 है मतलब तो थीटा बना रही होगी 45 डिग्री का, बिल्कुल ठीक है सर। स्लोप अगर 1 है तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, और ये c की वैल्यू कितनी है 4। तो आप बड़े आराम से इसका पाथ ट्रेस कर सकते हो, कैसे सर, थीटा बराबर 45 और कितने से कट कर रही है 4 से, तो 4 से कट करके जा रही है लाइन और थीटा कितना बना रही है 45 डिग्री, बिल्कुल ठीक है सर। ये लाइन हो गई आपकी, ये आपका पाथ होगा मोशन का, ये पाथ होगा आपका उस पार्टिकल के मोशन का, बिल्कुल ठीक है सर। तो अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन आपको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल 3√2 से मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, मास कितना हो गया इसका m, ठीक है, मास गिवन है क्या, मास चलो जो भी है 1 kg ले लो, मास इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, मास इक्वल टू कितना 1 kg या 2 kg, जो भी आप लेना चाहो ले लो, वो वैल्यू आपको गिवन होगी। तो मास 1 है, इतनी वेलोसिटी हो गई, तो लीनियर मोमेंटम मैंने कैलकुलेट कर लिया फटाफट से, कितना आ गया p इज इक्वल टू mv, यानी कि 3√2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया आपके पास में क्या, लीनियर मोमेंटम। अब इस लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी होगी, बिल्कुल ठीक है सर। तो ओरिजिन के अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है क्या, ओरिजिन के अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम, तो मतलब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को चाहिए होगा, ठीक है सर, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, सर ये गिवन है 4, ये भी कितनी होगी सर, ये भी होगी 4, तो ये वाला या तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री, या फिर दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो या फिर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। बात समझ में आई नहीं, यहां पर देखो मोमेंटम ये आ गया और वेलोसिटी कितनी है 3√2, क्या ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है, यस सर। तो 3√2 का 45 डिग्री के अलोंग ये आएगा बेटा 3√2 cos 45, बोलो भाई, और ये वाला आएगा आपके पास में बेटा 3√2 का sin 45, ठीक। तो यहां पर आ गया 3 मीटर पर सेकंड और इधर भी आ गया आपके पास में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आपके पास आ गई। क्लियर है सर, एकदम बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये 3 मीटर पर सेकंड की आपकी इधर वेलोसिटी मिल गई और 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऊपर मिल गई। तो ओरिजिन के अबाउट ध्यान से देखो, ओरिजिन के अबाउट ये पार्टिकल अगर ऐसे मूव करता तो लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 हो गया, तो यहां पर तो आपकी एंगुलर मोमेंटम जनरेट नहीं हुई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुई बात। लेकिन सर ये वाली जो वेलोसिटी है यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो वो कितना है सर, वो 4 है। तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट जनरेट करेगा एंगुलर मोमेंटम, बोलो बात क्लियर हुई या नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है बात एकदम। तो वो L की वैल्यू आप फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से कितने आ जाएगी, मास 1 वेलोसिटी 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 4, सर ये आया 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना, कितना यूनिट होगा इसका, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है भाई। ये आपके पास में आ गया एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ठीक। 91 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, मतलब अच्छा ही क्वेश्चन है। तो अगर कहने का मतलब यहां से एक बात पता चली कि पार्टिकल अगर यहां से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मास m, और इस वाले पॉइंट के अबाउट आप देखना चाहो तो एंगुलर मोमेंटम आएगा कितना 0, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ही आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लो नीचे इसको, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे जनरेट होगा तो यहां पर आपका एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो आपको मिलेगा। बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, आपको बहुत अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है, देखो इसको ध्यान से।
चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन y इज इक्वल टू एक्स। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन लाइन y इज इक्वल टू एक्स with velocity 10 meter per second if mass of particle is 5 kg, find angular momentum about origin। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आने लायक क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि सर y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है ये आपका बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास करती है x एक्सिस से। स्लोप इसका रहता है 1, ठीक है ना, और ओरिजिन से पास करके ये जाती है। अब ध्यान से देखो, पार्टिकल इस पर्टिकुलर लाइन पर मूव कर रहा है। मास कितना है सर? मास है उसका 5 kg। वेलोसिटी कितनी है सर? वेलोसिटी है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको चाहिए, देखो पार्टिकल आपका यहां से पास करेगा ओरिजिन से, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है बात? तो लीनियर मोमेंटम आपने कैलकुलेट कर ली सर 5 × 10 यानी कि 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेट कर ली। अब लीनियर मोमेंटम का मोमेंट यानी कि एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है। तो सर उसके लिए आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि यहां पर 0 है, जो कि यहां पर क्या है? 0, क्योंकि इसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये पास करता हुआ निकलेगा ये पार्टिकल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0 एंड हेंस एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है बात? एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो, आर वेक्टर और पी वेक्टर, आर वेक्टर और ये पी वेक्टर, ठीक है ना, ये आर वेक्टर है और ये वेक्टर पी है। तो एल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो सर L इज इक्वल टू नथिंग बट R क्रॉस P। बच्चे P क्रॉस R कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो P क्रॉस R नहीं करना है, R क्रॉस P, यानी कि R का क्रॉस प्रोडक्ट विद P। तो R से P की तरफ आप कर्ल करिए फिंगर्स को, तो जो थंब है वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आपसे डायरेक्शन पूछें तो डायरेक्शन ऑफ L यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू बोथ R and P, that is perpendicular to the plane आएगा बेटा, perpendicular to the plane outward। क्लियर है? तो इस तरह से हमने एंगुलर मोमेंटम को कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद में और छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज रोलिंग, और हमें करना है बेटा इसमें रोलिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोलिंग भी, आसान है वैसे। तो एक लेक्चर और इसमें लगेगा रोटेशन में, उसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट पे जंप करेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छे से मैंने करा दिया है, PY क्यूज भी इसमें कंप्लीट कर लिए हैं मैंने, जो आए हुए थे मेन टॉपिक वाले क्वेश्चन थे जिनमें कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही थी, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं बेसिकली, ठीक है। तो रोलिंग करने के बाद में विल जंप टू द नेक्स्ट यूनिट्स, ठीक।